कहानी का शीर्षक समय की रेत, नीलगिरी का रहस्य। शैली रहस्य, थ्रिलर और ऐतिहासिक कल्पना। मुख्य कथानक, यह कहानी है आर्यन की, जो एक पुरातत्वविद है। उसे नीलगिरी की पहाड़ियों में एक ऐसी गुफा मिलती है जिसका जिक्र किसी नक्शे में नहीं है। वहां उसे एक प्राचीन यंत्र मिलता है जो समय के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पर वह अकेला नहीं है। एक गुप्त संस्था, द शैडो काउंसिल, सदियों से इस यंत्र की तलाश में है। अध्याय 0, धुंध भरी रात। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने अपनी जीप रोकी और टॉर्च जलाई। उसके पास जो पुराना नक्शा था वह गल चुका था, लेकिन उस पर बने निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि वह सही जगह पर है। सर, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, उसके सहायक कबीर ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। खतरा ही तो वह कीमत है जो हम सच जानने के लिए चुकाते हैं, कबीर। अगर दादाजी की डायरी सही है तो इस पहाड़ के सीने में कुछ ऐसा दफन है जो मानव इतिहास को बदल सकता है। वे दोनों जीप से उतरे। ठंडी हवाएं हड्डियों तक तो कंपा रही थी। जैसे ही वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे, आर्यन को दीवार पर एक अजीब सी चमक दिखी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह एक धातु थी जो अब तक अज्ञात थी। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, पूरी गुफा एक नीली रोशनी से जगमगा उठी। अचानक पीछे से सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आहट हुई। आर्यन सतर्क हो गया। उसने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवाओं का शोर था, या शायद कोई और भी था जो अंधेरे में छिपकर उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। अध्याय 1, धुंध भरी रात, विस्तार। आर्यन के हाथ उस ठंडी धातु पर जमे हुए थे। जैसे ही नीली रोशनी गुफा की दीवारों पर फैली, उसे वहां बने चित्रों में हरकत महसूस हुई। वे चित्र नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन लिपि थी जो रोशनी मिलने पर जीवित हो उठी थी। कबीर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। आर्यन सर, यह जादू है या विज्ञान? कबीर की आवाज लड़खड़ा रही थी। विज्ञान कबीर, बस ऐसा विज्ञान जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, आर्यन ने मंत्रमुग्ध होकर कहा। उसने देखा कि दीवार पर एक आकृति बनी थी, एक मनुष्य की, जिसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही यंत्र था जैसा आर्यन की दादाजी की डायरी में वर्णित था। कालचक्र। तभी गुफा के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन और कबीर चौंक गए। गुफा के मुहाने पर धुआं भर गया और 3 नकाबपोश लोग हाथों में आधुनिक हथियार लिए अंदर दाखिल हुए। उनका लीडर आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और यांत्रिक थी। दो आर्यन, वो पत्थर छोड़ दो और पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी समझ से बाहर की चीज है। आर्यन ने फुर्ती से अपना हाथ हटाया और कबीर को पीछे धकेला। तुम लोग कौन हो? द शैडो काउंसिल। लीडर हंसा। नाम में क्या रखा है? हमें बस वह चाहिए जो इस गुफा में छिपा है, और अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारी लाश भी यहां किसी रहस्य की तरह दफन हो जाएगी। अध्याय 2, पाताल की यात्रा। दुश्मनों की बंदूकें तन चुकी थी। आर्यन के पास सोचने के लिए बस कुछ सेकंड थे। उसने देखा कि जिस धातु को उसने छुआ था उसके ठीक नीचे एक छोटा सा गड्ढा बना था। बिना सोचे समझे उसने अपनी जेब से वह प्राचीन सिक्का निकाला जो उसे विरासत में मिला था, और उसे उस गड्ढे में डाल दिया। एक गड़गड़ाहट हुई। गुफा की जमीन हिलने लगी। नकाबपोशों ने गोलियां चलाई, लेकिन तब तक आर्यन और कबीर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी थी। वे एक गुप्त रास्ते से नीचे फिसलते चले गए। वे एक अंधेरे चैम्बर में जाकर गिरे। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह कोई गुफा नहीं थी, वह एक अंडरग्राउंड लैब जैसा कुछ था, लेकिन हजारों साल पुराना।
वहां बड़े बड़े कांच के जार थे जिनमें अजीब सी गैस भरी थी। सर देखिए, कबीर ने एक मेज की ओर इशारा किया। मेज पर एक नक्शा बिछा था, लेकिन वह भारत का नहीं था। वह पृथ्वी का वह रूप था जो लाखों साल पहले था, गोंडवाना लैंड। नक्शे के बीचों बीच एक बिंदु चमक रहा था जो नीलगिरी की इसी जगह को दर्शाता था। आर्यन को समझ आया कि उसके दादाजी क्यों पागल कहे जाते थे। उन्होंने सच खोज लिया था। इंसान इस धरती पर अकेले नहीं थे, या शायद इंसान ही इस तकनीक के जनक थे जो समय के साथ खो गई। अचानक उस लैब के एक कोने से आवाज आई, टिक टिक टिक। ये किसी बम की आवाज नहीं थी, ये एक घड़ी थी जो उल्टी चल रही थी, और वो घड़ी आर्यन के पास आते ही रुक गई। अध्याय 3, समय का पहला झोंका। जैसे ही घड़ी रुकी, लैब की छत से एक होलोग्राम उभरा। एक धुंधली आकृति सामने आई। वो एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। अगर तुम ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि समय का पहिया फिर से घूमने लगा है, आकृति ने कहा। आर्यन के पैर जम गए। दादाजी? वो आकृति उसके दादाजी डॉक्टर विश्वनाथ की थी। उन्होंने आगे कहा, आर्यन, मुझे पता था तुम यहां आओगे। द शैडो काउंसिल इस यंत्र का इस्तेमाल इतिहास बदलने के लिए करना चाहती है। वे उन युद्धों को जीतना चाहते हैं जो वे हार गए थे। तुम्हें इसे रोकना होगा। इस लैब के नीचे मार्क 4 नाम का एक कैप्सूल है। उसे लो और भागो। याद रखना, समय का कोई दोस्त नहीं होता। होलोग्राम गायब हो गया और तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। शैडो काउंसिल के लोग नीचे आने का रास्ता ढूंढ चुके थे। अध्याय 4, मौत से लुकाछिपी। लैब की छत से धूल गिरने लगी थी। ऊपर से ड्रिल करने की आवाजें आ रही थी। शैडो काउंसिल के लोग अंदर घुसने के लिए कंक्रीट की दीवारों को तोड़ रहे थे। सर, हमें निकलना होगा, कबीर चिल्लाया। आर्यन ने पागलों की तरह मेज की दराजें खंगालनी शुरू की। उसे एक छोटा धातु का बना हुआ बॉक्स मिला। ये मार्क 4 था, एक ऐसा यंत्र जो किसी कंपास की तरह दिखता था, लेकिन उसके अंदर की सुइयां किसी दिशा की ओर नहीं बल्कि समय की लहरों की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही आर्यन ने उसे उठाया, एक गुप्त द्वार फर्श में खुल गया। उस अंधेरे रास्ते में कूद गए। पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और लैब की छत गिर गई। धूल के गुबार के बीच आर्यन ने देखा कि नकाबपोश लीडर नीचे कूद रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। वह इंसान कम और मशीन ज्यादा लग रहा था। आर्यन और कबीर एक संकरी सुरंग से होते हुए बाहर निकले। वे अब पहाड़ी के दूसरी तरफ थे, जहां एक गहरी खाई थी और सामने मीलों तक फैला घना जंगल। यहां से कहां? कबीर ने हाफते हुए पूछा। आर्यन ने मार्क 4 को देखा। उसकी सुई तेजी से उत्तर की ओर घूम रही थी और यंत्र से एक हल्की गुनगुनाहट, हमिंग की आवाज आ रही थी। ये यंत्र हमें कहीं ले जा रहा है, शायद किसी ऐसी जगह जहां इसे सुरक्षित रखा जा सके। अध्याय 5, पुराने खंडहर और नई दुश्मन। 2 दिनों तक वे जंगलों में भटकते रहे। उनके पास खाना कम था और पानी खत्म हो रहा था, लेकिन आर्यन को थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह यंत्र उसे ऊर्जा दे रहा हो। तीसरे दिन की सुबह वे एक प्राचीन मंदिर के सामने थे जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। यह मंदिर किसी भी ज्ञात वास्तुकला से मेल नहीं खाता था। ऐसे जानवरों की आकृतियां थीं जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, एक औरत की आवाज गूंजी, हिलना मत। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक महिला शिकारी लिबास में खड़ी थी, हाथ में एक हाईटेक धनुष था। उसकी आंखें तीखी थीं। मेरा नाम मीरा है, उसने कहा। मैं उस खानदान से हूं जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा है।
तुम यहां वो शापित यंत्र लेकर आए हो आर्यन। तुम्हें पता भी है तुमने क्या मुसीबत मोल ली है? आर्यन ने हाथ ऊपर कर लिए। मुझे सिर्फ इसे सुरक्षित रखना है। शैडो काउंसिल इसके पीछे है। मीरा ने ठंडी हंसी हंसी। वे इसके पीछे नहीं है, वे इसके मालिक हैं। तुमने उनके लिए वो दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद रखने के लिए मेरे पूर्वजों ने अपनी जान दी थी। अध्याय 6। समय की पहली झलक। मीरा ने उन्हें मंदिर के नीचे एक तहखाने में छिपाया। वहां उसने बताया कि यह यंत्र कोई हथियार नहीं बल्कि एक चाबी है। हजारों साल पहले एक उन्नत सभ्यता ने समय की धारा को मोड़ने की कोशिश की थी। मीरा ने समझाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने पाया कि समय को बदलने का मतलब है वर्तमान का विनाश। उन्होंने इस चाबी को 3 टुकड़ों में बांट दिया। तुम्हारे पास जो है वह सिर्फ पहला टुकड़ा है। अचानक आर्यन के हाथ में मौजूद यंत्र गर्म होने लगा। उसकी सुई पागलों की तरह घूमने लगी। क्या हो रहा है? कबीर घबरा गया। हवा का दबाव बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा काला छेद वॉर्टेक्स बनने लगा। आर्यन को उसमें कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगीं। एक जलता हुआ शहर, आकाश में उड़ते हुए धातु के रथ, और एक चेहरा जो बिल्कुल आर्यन जैसा था, लेकिन उसके हाथ में एक तलवार थी। यह अतीत है या भविष्य? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। यह वह है जो होने वाला है, अगर तुम इसे नहीं रोकते, मीरा चिल्लाई। तभी मंदिर की दीवारें टूट गईं। शैडो काउंसिल के ड्रोन्स ने अटैक कर दिया था। एक छोटी मिसाइल सीधे उस वॉर्टेक्स के पास फटी। धमाका इतना जोरदार था कि समय की वह खिड़की फट गई और आर्यन, कबीर और मीरा एक साथ उस अंधेरे छेद में खिंचते चले गए। अध्याय 7। 1944 की एक सुबह। आर्यन की जब आंख खुली तो उसे चिड़ियों के चहकने की आवाज आई, लेकिन हवा में बारूद की गंध थी। उसने अपने कपड़े देखे। वे फटे हुए थे, लेकिन वह सुरक्षित था। कबीर और मीरा उसके पास ही बेहोश पड़े थे। उसने चारों ओर देखा। वे अब नीलगिरी के जंगल में नहीं थे। वे एक ऊबड़ खाबड़ सड़क के किनारे थे, जहां एक साइन बोर्ड लगा था, सावधानी, ब्रिटिश आर्मी कैंप 5 मील आगे। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने पास पड़े एक पुराने अखबार के पन्ने को उठाया जो हवा में उड़ रहा था। तारीख थी 14 अगस्त 1944। वे समय में पीछे जा चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, और मार्क 4 यंत्र अब उनके पास नहीं था। वह गायब हो चुका था। ओह नहीं, आर्यन बुदबुदाया। हमने इतिहास को ठीक नहीं किया, हमने उसे तोड़ दिया है। अध्याय 8। 1944। संगीनों के साए में। 1944 की धूप आज के दौर की तुलना में कहीं अधिक तीखी और शुद्ध थी, लेकिन हवा में गुलामी और युद्ध का भारीपन घुना हुआ था। आर्यन, मीरा और कबीर एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। पास ही के कच्चे रास्ते से ब्रिटिश फौज का एक काफिला गुजर रहा था। हम यहां जिंदा नहीं बचेंगे, कबीर फुसफुसाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हमारे पास ना पहचान पत्र है, ना इस जमाने के पैसे। अगर पकड़े गए तो जासूस समझकर गोली मार दी जाएगी। मीरा ने अपनी कमर से बंधा छोटा खंजर निकाला। डरना बंद करो कबीर, हमें वह यंत्र ढूंढना होगा। अगर वह इस समय के किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो 2026 का वजूद ही मिट जाएगा। आर्यन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे याद आया कि उसके दादाजी की डायरी में एक जिक्र था। 1944 में नीलगिरी के एक गुप्त मिलिट्री बेस में एक अजीब धातु पर शोध किया जा रहा था। हमें उस बेस तक पहुंचना होगा, आर्यन ने कहा। वही वो जगह है जहां मार्क 4 गिरा होगा। लेकिन एक समस्या है। उस समय उस बेस का
इंचार्ज एक कर्नल रॉबर्ट ब्लैकवुड था, जो इतिहास में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। HR अध्याय 9 बागी और सिपाही। वे रात के अंधेरे में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक चारों ओर से टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी। हैंड्स अप, एक कड़क आवाज गूंजी। वे ब्रिटिश सैनिक नहीं थे, वे धोती कुर्ता पहने हुए भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनके हाथों में पुरानी बंदूकें थीं। उनके नेता, एक रौबदार व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था, आगे बढ़ा। तुम लोग ब्रिटिश जासूस हो? विक्रम ने अपनी बंदूक आर्यन की छाती पर टिका दी। नहीं, हम भी आजादी चाहते हैं, आर्यन ने हड़बड़ी में कहा। हम उस गुप्त बेस की तलाश में हैं जहां अंग्रेज कुछ छिपा रहे हैं। विक्रम की आंखों में चमक आई। तुम उस शैतानी पत्थर की बात कर रहे हो जो आसमान से बिजली की तरह गिरा था। अंग्रेज उसे प्रोजेक्ट क्रोनोस कह रहे हैं। हमारे कई साथी उसे तबाह करने की कोशिश में शहीद हो गए। आर्यन को समझ आ गया। मार्क 4 गिरते ही अंग्रेजों के हाथ लग चुका था। अब उन्हें क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश मिलिट्री बेस पर हमला करना था। अध्याय 10 प्रोजेक्ट क्रोनोस। मिलिट्री बेस एक पहाड़ी के अंदर बना हुआ था। मीरा की युद्ध कला और विक्रम के जोश की मदद से वे कटीली तारों को काटकर अंदर घुसने में कामयाब रहे। अंदर का नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। 1944 के उस दौर में भी वहां ऐसी मशीनें थीं जो उस समय के हिसाब से नामुमकिन थी। एक बड़े चैम्बर के बीच में मार्क 4 एक ऊंचे स्टैंड पर रखा था। उसके चारों ओर नीली तरंगें निकल रही थी। कर्नल ब्लैकवुड वहां खड़ा एक वैज्ञानिक से बात कर रहा था। इसी की शक्ति से हम लंदन को एक पल में मिटा सकते हैं और हिटलर को घुटनों पर ला सकते हैं। ब्लैकवुड हंसा। आर्यन ने मीरा को इशारा किया। मीरा ने फुर्ती से एक गार्ड को बेदम किया और उसकी वर्दी पहन ली। जैसे ही वे यंत्र के करीब पहुंचे, एक अलार्म बज उठा। रुको, ब्लैकवुड चिल्लाया। उसने आर्यन को पहचान लिया। तुम उस तस्वीर में हो जो इस यंत्र ने दिखाई थी। तुम भविष्य से आए हो। घेराबंदी शुरू हो गई। गोलियां चलने लगी। आर्यन ने छलांग लगाई और मार्क 4 को पकड़ लिया। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे वर्तमान की यादें धुंधली पड़ती दिखने लगी। यंत्र उसकी यादों को ईंधन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? आर्यन चिल्लाया। कबीर की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि लालच था। माफ करना आर्यन सर, लेकिन शैडो काउंसिल ने मुझे बहुत पहले ही खरीद लिया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उन्हें ये यंत्र लाकर दूं, तो वे मेरे परिवार को भविष्य में अमीर बना देंगे। कबीर ने यंत्र को ब्लैकवुड की तरफ फेंक दिया, लेकिन यंत्र हवा में ही रुक गया। वो कांपने लगा और उससे निकलने वाली नीली रोशनी लाल हो गई। तुमने इसे स्टेबलाइज किए बिना छू लिया, मीरा चिल्लाई। अब ये फट जाएगा और पूरे नीलगिरी को इतिहास के पन्नों से मिटा देगा। पूरी बेस की इमारत हिलने लगी। पत्थर गिरने लगे। आर्यन ने देखा कि कबीर मलबे के नीचे दब गया था। विश्वासघात का अंत दुखद था। आर्यन के पास अब केवल एक ही रास्ता था, यंत्र को ओवरलोड करना, ताकि वो उन्हें वापस उनके समय में फेंक दे, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। अध्याय 12 काल भ्रम। मिलिट्री बेस की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थी। कर्नल ब्लैकवुड और उसके सिपाही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन मार्क 4 यंत्र अब एक छोटे सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि आसपास की मशीनें हवा में तैरने लगी थी। आर्यन, हमें भागना होगा, ये पूरा पहाड़ ढहने वाला है, मीरा ने मलबे से बचते हुए चिल्लाकर कहा। आर्यन ने देखा कि कबीर मलबे के नीचे दबा हुआ कराह रहा था। अपनी गद्दारी के बावजूद वह मर रहा था। आर्यन उसकी ओर बढ़ा,
लेकिन कबीर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मुझे मुझे छोड़ दो सर, मैंने लालच में सब बिगाड़ दिया, वरना कोई भविष्य नहीं बचेगा। आर्यन यंत्र के पास पहुंचा। यंत्र के भीतर से उसे हजारों आवाजें सुनाई दे रही थीं। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। उसने महसूस किया कि मार्क 4 केवल एक चाबी नहीं थी, बल्कि वो एक जीवित चेतना थी जिसे मनुष्य के संकल्प की ऊर्जा चाहिए थी। उसने अपने दोनों हाथ उस जलते हुए यंत्र पर रख दिए। असहनीय दर्द उसके शरीर से होकर गुजरा। उसकी यादें, उसकी मां का चेहरा, दादाजी की मुस्कुराहट, कबीर के साथ बिताए पल, सब एक फिल्म की तरह उसके दिमाग से खिंचकर यंत्र के अंदर समाने लगी। एक धमाका हुआ, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ एक सफेद रोशनी थी जिसने सब कुछ निगल लिया। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो वो ना तो 1944 में था और ना ही 2026 के नीलगिरी में। वो एक ऐसी जगह था जहां आकाश बैंगनी था और जमीन पारदर्शी। वहां समय स्थिर था। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। तुमने अपनी यादों की आहुति देकर समय की धारा को टूटने से बचा लिया, आर्यन, वो परछाई बोली। वो आवाज उसके दादाजी की थी, पर वो शरीर किसी और का था। हूँ? आर्यन ने पूछा। नहीं, तुम शून्य में हो। समय के रक्षक यही रहते हैं। तुमने साबित किया कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। लेकिन याद रखना, तुम जब वापस जाओगे तो दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी तुम छोड़कर आए थे। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। परछाई ने आर्यन के माथे को छुआ और एक झटके के साथ वो फिर से अंधेरे में गिर गया। HR अध्याय 14 एक नई सुबह। आर्यन को गीली घास की महक आई। उसने अपनी आंखें खोली। सूरज की पहली किरणें नीलगिरी की पहाड़ियों पर पड़ रही थी। उसके पास मीरा बैठी थी, उसके घावों पर पट्टी बांध रही थी। मीरा, आर्यन की आवाज भारी थी। शुक्र है तुम होश में आए। मीरा ने राहत की सांस ली। यंत्र गायब हो चुका है। गुफा ढह गई। शैडो काउंसिल के लोग पकड़े गए या मारे गए। आर्यन उठा और अपनी जेब टटोली। मार्क 4 वहां नहीं था, लेकिन उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान बन गया था, एक चक्र का निशान। उसे एहसास हुआ कि यंत्र अब भौतिक रूप में नहीं, बल्कि उसके भीतर ऊर्जा के रूप में समा गया है। कबीर कहाँ है? आर्यन ने पूछा। मीरा खामोश हो गई। हम यहां 2 ही लोग आए थे, आर्यन। मुझे किसी कबीर के बारे में नहीं पता। आर्यन का दिल बैठ गया। समय का बदलाव। कबीर का अस्तित्व इतिहास से पूरी तरह मिट चुका था। यह समय की वह कीमत थी जो आर्यन को चुकानी पड़ी थी। अध्याय 15 अंत या आरंभ। आर्यन अपने शहर वापस लौट आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि दुनिया बदल चुकी है। उसने अपने दादाजी की डायरी खोली। अब डायरी के आखिरी पन्ने पर, जो पहले खाली थे, कुछ नया लिखा था। लिखावट आर्यन की अपनी थी, लेकिन वो बहुत पुरानी लग रही थी। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। रक्षक अब तुम हो। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। उसमें एक लोकेशन थी, तिब्बत के पहाड़, और नीचे लिखा था, दूसरा टुकड़ा जाग गया है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। आकाश में उसे वही बैंगनी चमक दिखाई दी जो उसने शून्य में देखी थी। वो समझ गया कि उसने एक युद्ध जीत लिया है, लेकिन महायुद्ध अभी शुरू होना बाकी है। उसने अपना बैग उठाया, मीरा को फोन किया और कमरे से बाहर निकल गया। समय की रेत फिर से फिसलने को तैयार थी।